हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी, आरआरडी सर, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ आईआईटी डिवीजन। मैं आज आपके सामने बेटा आया हूं। जिस चीज का, जिस घड़ी का, जिस टाइम का आपको इंतजार था वो आ गया। आज से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेन 2021 के लिए। ये जो क्रैश कोर्स है आपको, मेरी समझ में आपको बहुत फायदा करेगा और आपकी अच्छी रैंक लाने में कारगर साबित होगा। बेटा मैं आपको बता दूं, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पढ़ाएंगे, मतलब क्वेश्चंस के साथ उसकी थ्योरी ये पढ़ाएंगे। और आप इसको देखिए और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप हमारे से मोशन की टीम से फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा मैं आज, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको क्या करना है समझिए। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन यह है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय जेल्डॉल मेथड। ये बेटा एक जेल्डॉल मेथड का क्वेश्चन है। जेल्डॉल मेथड क्या था? ये एक्सपेरिमेंटल मेथड था जिससे हम लोग एलिमेंट का परसेंटेज निकालते थे, कैसे कैसे कौन सा एलिमेंट होगा। तो जेल्डॉल मेथड बेसिकली यूज किया जाता है नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए। ओके, तो कह रहा है कि भाई इससे अमोनिया इवॉल्व हुई। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जेल्डॉल मेथड क्या है। जैसे अपन ने बिगिनिंग में बताया कि कैसे क्रैश कोर्स चलेगा, क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो शॉर्ट थ्योरी होगी वो बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेल्डॉल मेथड क्या होता है। तो देखो बेटा, अगर जेल्डॉल मेथड की बात करें तो जेल्डॉल मेथड में एग्जैक्टली में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि क्या हो, नाइट्रोजन, ठीक है, उसका रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये जितना भी यहां नाइट्रोजन है वो सारा का सारा H2SO4 से रिएक्शन करता है और अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब ये अमोनियम सल्फेट में जब आप बेस मिलाते हो तो इससे क्या बनता है, अमोनिया। वही क्वेश्चन लिखा है। अधिकतर क्वेश्चन में, जेल्डॉल मेथड के अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है कि यहीं से स्टार्ट होता है कि अमोनिया बनी। कहां से बनी? जेल्डॉल मेथड से। तो जेल्डॉल मेथड से अमोनिया बनी। अच्छा, ये जो अमोनिया बेटा बनती है इसका क्या होता है, इसका वापस टाइट्रेशन होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 से। तो यानी यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे हमने H2SO4 वापस मिलाया जिससे क्या हुआ, अमोनियम सल्फेट फिर से बन गया। चेक करो, क्लियर। तो H2SO4 के जो मिली इक्विवेलेंट होंगे या बैलेंस करके मोल भी लगा सकते हैं, वो अमोनिया के बराबर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब आपने अमोनिया इवॉल्व हुई, जेल्डॉल मेथड एंड इवॉल्व अमोनिया वाज एब्सॉर्ब 60 ml M/10 सल्फ्यूरिक एसिड। M/10 मोलर है बेटा, है ना। तो 60 ml यानी कि हम क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये आ जाएगा आपका 60 ml 1/10 मोलर। एन फैक्टर यूज करना पड़ेगा इसमें, एन फैक्टर भी यूज कर लो, या तो इसको आप जो है मोल से भी कर सकते हो। मोल और रेडॉक्स कंबाइंड चैप्टर है। तो यहां से जो है ये आ जाएगा आपका 12। इतना तो आइडिया होगा एन फैक्टर का बेटा। ओके, तो 12 आ गया। अब देखो फिर कह रहा है अनरिएक्टेड एसिड। अनरिएक्टेड एसिड इसका मतलब एसिड सारा का सारा रिएक्ट नहीं किया है, उसके लिए क्या मिलाए हो, NaOH। यानी क्या इसमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो होगा वो आ जाएगा 20 × 1/10, ये आ गया 2। तो यानी देखो H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट 12 था, वो अमोनिया से रिएक्शन किया, जो बच गया वो NaOH से रिएक्शन किया। यानी NaOH के मिली इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2। यानी ये 2 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के 2 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया होगा। यानी H2SO4 का कितना इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट अमोनिया से रिएक्ट किया होगा, 12 - 2।
यानी क्या हम ये लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 used. This is equal to 12 minus 2 10. बोलो क्या मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया 10 आ गया। अच्छा एक बात और सुनिए, अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है, NH3 गिव्स NH4 प्लस, अमोनियम सल्फेट का मतलब NH4 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया का एन फैक्टर क्या होता है 1। अमोनिया का एन फैक्टर क्या होता है भाई, NH3 एक ही H लेगा ना बेटा, तो इसका मतलब एन फैक्टर 1। तो जो मिली इक्विवेलेंट आया उतना ही इसका मिली मोल्स ऑफ अमोनिया हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/1। क्या बात समझ में आ रही है? तो मिली मोल्स ऑफ अमोनिया 10 आ गया। अच्छा जितना मिली मोल्स अमोनिया होगा उतना ही मिली मोल्स नाइट्रोजन का होगा, यानी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 10। चेक करो बेटा, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? सो जो है आपको क्या समझ में आया कि मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया बेटा 10। सो देखो अगर अपन ये बात करें कि मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर अपन बात करें कि मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन 10 आया, तो बात जरा समझो, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन 10 आया तो बेटा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 10 इंटू 10 की पावर -3 आएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो मोल्स आ गया। अब इसमें अगर अपन वेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 14। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, इंटू 100। तो यहां से आप लिखिएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा 10%। क्या बात क्लियर हो रही है? तो आंसर कितना हो गया 10%। तो आंसर विल बी डी। क्या कहानी क्लियर हुई? अब एक बात और समझिए, जैसे जेल्डॉल मेथड जो है ना, ये आपको बता दूं जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो एक तो ये जेल्डॉल मेथड किस एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोजन के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो जेल्डॉल मेथड देते हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जेल्डॉल मेथड का, अगर हम बात करें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जेल्डॉल मेथड का वो क्या है, तो जेल्डॉल मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब H2SO4 की रिएक्शन होती है तो अमोनियम सल्फेट बनता है, और जब उसमें कोई बेस मिलाते हैं, एल्कली मिलाते हैं, तो अमोनिया गैस मिलती है। यानी पहली बात देखो, एसिड बेस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, तो वही नाइट्रोजन जेल्डॉल मेथड देंगे जिनमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा -3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए -3। खास बात, अगर जेल्डॉल मेथड दे रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा, लेकिन क्या तुमसे अगर उल्टा पूछा जाए कि क्या अगर ऑक्सीडेशन नंबर -3 है तो क्या वो जेल्डॉल मेथड कंपलसरी है जो देगा? नहीं। क्यों? देखिए अगर अपन ये बात करें, सपोज अपन ने कहा ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा बेटा +3, तो ये वैसे ही गायब हो गया कि ये जेल्डॉल मेथड नहीं देगा। लेकिन अगर आपसे बात की जाए, ये है बेटा आपका पाइरोल, पाइरोल अगर बात करें कि ये जो पाइरोल कंपाउंड है, यहां N का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो -3 आएगा, लेकिन ये जेल्डॉल मेथड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अमोनिया नहीं बनेगी इससे अमोनिया नहीं बनेगी। इधर अगर अपन बात करें, देखिएगा पाइरिडीन N का -3 ही होगा, लेकिन इसमें भी कोई जेल्डॉल मेथड नहीं होगा क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं बनेगी। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर -3 होना चाहिए और अमोनिया इवॉल्व होनी चाहिए, तब जाके वो जेल्डॉल मेथड देगा। जैसे
आप बात करोगे एनिलीन की तो ये जेल्डोल मेथड देगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो ये आपको जेल्डोल मेथड दे देगा। देखो तो कौन से कंपाउंड जेल्डोल मेथड देंगे, ये बात क्लियर हो गई। जेल्डोल मेथड क्या है ये बात क्लियर हो गई। क्लियर है बेटा जेल्डोल मेथड? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा सिल्वर क्वाइन वेट, समझिएगा बेटा, अ सिल्वर क्वाइन वेट 11.34 ग्राम वॉज डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड। तो सोचो सिल्वर को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी क्वेश्चन समझिएगा क्या है कि सिल्वर को जब नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इससे मिल जाएगा आपको सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। और जो सिल्वर नाइट्रेट मिला समझिएगा उसमें आप क्या मिला रहे हो, देखो सिल्वर क्लोराइड के टर्म में प्रेसिपिटेट हो रखा है। व्हेन सोडियम क्लोराइड वाज एडेड, यानी कि AgNO3 में जब आप सोडियम क्लोराइड मिला रहे हो तो आपको बेटा मिल रहा है AgCl का PPT, एंड वेट ऑफ AgCl दिया है आपको 14.35, यानी इसका वेट दिया है 14.35 ग्राम। चेक करो। क्या हम यहां लिख दें कि मोल्स ऑफ AgCl जो होगा वो आ जाएगा 14.35 डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट 143.5। क्या बेटा ये 0.1 मोल आ गया। अच्छा जो 0.1 मोल आया AgCl का, क्या आप ये कह सकते हो कि उतना ही मोल Ag का भी होगा, यानी यहां से मोल्स ऑफ Ag जो होगा, मोल्स ऑफ Ag वो भी बेटा कितना हो जाएगा 0.1। क्या समझ में आया? अच्छा यहां से आप वेट ऑफ Ag लिखोगे, ये कितना होगा 0.1 इंटू इसका एटॉमिक वेट 10.8। ओके, सो परसेंटेज ऑफ Ag, सिल्वर क्वाइन में अगर परसेंटेज ऑफ Ag निकालोगे तो कैसे लिखोगे? सिल्वर क्वाइन का वेट दिया बेटा 11.34 और Ag का वेट आ रहा है 10.8 ग्राम, तो परसेंटेज कैसे लिखोगे 10.8 डिवाइड बाय 11.34 इंटू 100। क्या भाई समझ में आ रहा है? और इसको सॉल्व करिएगा तो ये लगभग 95.2% आ जाएगा। चेक कर लीजिए। तो यहां से आंसर क्या हो गया, ये हो गया, डी आंसर हो गया। क्या भाई बात क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताना जरूर है बेटा कि समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये आपको जो है कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। समझिएगा, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। चेक करो बेटा, बाय मास व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। देखो इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत आसान से हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाते हैं। तो बात जरा समझिएगा, देखो कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे समझो कि ऐसे लगता है बच्चों को, क्या लगेगा कि यार ये इंसुलिन क्या है, इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बोल सकता है ऑर्गेनिक, झिंगालाला इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ठीक है ना यार, तुम्हें बोले झिंगालाला क्या है, अबे तुम्हें क्या लेना देना भाई, झिंगालाला क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो उसकी इंफॉर्मेशन दिए उसको कंसिडर करते हैं। बोला इंसुलिन है, इंसुलिन में सल्फर है, बस अपने को केवल सल्फर के बारे में पता है, तो अपन क्या कहेंगे
कि अच्छा मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा है, तो लॉजिक सोचो कि जितना ज्यादा सल्फर होगा उतना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा, तो मिनिमम मोलिकुलर वेट में सल्फर कितना होना चाहिए? 1। क्लियर? यानी जो इंसुलिन होगा, बात जरा समझो, जो आपका इंसुलिन होगा वो कुछ इस तरह होगा। ये देखो, ये इसका मतलब क्या है? कुछ और है, हमारा कुछ नहीं पता। सल्फर पता है, सल्फर का एलिमेंट हमने क्या मान लिया? 1 है, सल्फर 1 है। क्लियर? अगर इसको हम 100 ग्राम मान लें तो क्या इसमें वेट ऑफ सल्फर जो आपको दिया है वो दिया है 3.4 ग्राम। क्लियर? सो अगर हम ये कहें कि अगर 100 ग्राम इंसुलिन है तो मोल्स ऑफ इंसुलिन क्या हो जाएगा? समझिएगा, मोल्स ऑफ इंसुलिन ये हो जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट, एम मान लीजिए, एम मोलिकुलर वेट। अच्छा सोचो, अगर इतना मोल्स इंसुलिन का है और सल्फर तो बेटा 1 है, तो जो मोल्स ऑफ सल्फर होगा, मोल्स ऑफ सल्फर होगा वो होगा 100 बाई एम इंटू 1। ये देखो, ठीक है, तो यहां से आ गया, तो वेट ऑफ सल्फर ये हो जाएगा 100 बाई एम इंटू 1 इंटू 32, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी है? 3.4। चेक करो, तो यहां से m का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3.4। सॉल्व जब आप करिएगा इसको तो ये आ जाएगा 941। चेक करो, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या सी आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है इस तरह का आ जाता है बेटा। आसान और टफ क्या होता है? आ गया तो बहुत आसान है, नहीं आया तो बहुत टफ है। तो आसान और टफ का नहीं, नंबर जो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे वो सबके बराबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक ऑक्साइड में 40% बाय मास ऑक्सीजन है। कह रहा है मेटल हैज एटॉमिक नंबर मास 24। इंपिरिकल फॉर्मूला पूछा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं, बात करूंगा। तो देखिए आप बात समझिए, लेट मेटल ऑक्साइड जो है वो आपका इस तरह का है, क्या है? MxOI। ओके, अब इसमें क्या है? कह रहा 40% बाई मास ऑक्सीजन है। तो अगर 40% बाई मास ऑक्सीजन है बेटा, तो क्या 60% बाई मास तो मेटल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से, अगर कंपाउंड इस तरह का कभी भी आया आपके पास MxOI, तो यहां जो X बाई Y होगा, ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो X बाई Y होता है इसको आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ O। क्लियर? तो देखो यहां से अगर मोल्स ऑफ मेटल की बात की जाए तो 40% ऑक्सीजन है, तो बेटा 60% क्या है? मेटल है। मान लो 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, तो क्या 60 ग्राम मेटल है, 60 डिवाइड बाई एटॉमिक मास 24 दिया है, दिस डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 16। चेक करो, क्लियर? तो यानी ये आप लिख पाओगे 6 इंटू 16 4 इंटू 24। चेक करो, चेक करो, तो यहां से ये क्या आ गया? टोटल 1। यानी क्या x का वैल्यू y के बराबर आ गया? अगर x का वैल्यू y के बराबर आ गया तो जो मेटल ऑक्साइड आएगा, चेक करना बेटा, जो आपका मेटल ऑक्साइड आएगा वो क्या? MO आएगा। चेक करो, क्या आएगा? MO। चेक करो, तो यानी आंसर तो आ गया। आंसर में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन और अगले कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो सकते हैं? देखो अगर मेटल ऑक्साइड MO आ रहा है, इसका मतलब M पे क्या आएगा? +2। चेक करो बेटा,
M पे क्या आएगा +2, O पे क्या आएगा -2। O का तो जनरली -2 होता है, सबको पता है। तो मेटल पे चार्ज कितना आएगा +2, O पे कितना आएगा -2। अब सोचो क्वेश्चन ये होता कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला ना पूछ के क्या पूछता, बोलता कि भाई इसमें मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, मेटल कार्बोनेट। सो अगर अपने को मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला चाहिए तो यहां से क्या होता है, कार्बोनेट मेटल पे पॉजिटिव चार्ज 2, कार्बोनेट पे निगेटिव चार्ज -2, तो मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा MCO3। ये देखो चेक करो, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। कहानी क्लियर है? तो ओके, तो यहां समझ में आया कि मेटल पे अगर एक बार आपको मेटल पे चार्ज पता चल जाता है कि मेटल पे चार्ज इतना है, तो आप किसी फॉर्मूला बना सकते हो, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल फॉस्फेट। ओके, सपोज जैसे आपसे कहा जाए, देखो अगर अपने से कहा जाए कि मेटल, सपोज मेटल सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो क्या होता है कि एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है आपका सल्फाइड, एक होता है सल्फाइड। इसी तरह एक होगा नाइट्राइट, एक होगा नाइट्राइड। क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन सा आ जाता है कि यार नाइट्राइट क्या है, नाइट्राइड क्या है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखो सल्फाइटा यानी जहां एंडिंग कहां से हो रही है, टी से, एंडिंग कहां से हो रही है, टी, टाट टमाटर। क्लियर? इसका मतलब टी मतलब गोल, टमाटर गोल होता है ना, ऑक्सीजन। इसका मतलब जो टी से जहां एंडिंग हो रही है वहां पे ऑक्सीजन पक्का है, तो ये SO3-2 होता है और ये आपका S-2 होता है। ये देखो, इसी तरह नाइट्राइट देखिएगा तो NO2- होता है और ये N-3 होता है। क्या भाई बात समझ आ रही? क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और इसी तरह मैं बता देता हूं आपको। देखो जैसे सपोज Na2SO4.NH2O कंपाउंड है। ओके, सपोज इसका आपको वेट दिया है 26.8 ग्राम। क्लियर? इफ weight of water is equal to 12.6, then find n। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अपन ने मेटल ऑक्साइड वाला किया तो उसी तरह का, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए अब देखो एक बात समझो, Na2SO4.NH2 में 26.8 पॉइंट पूरे का है, वेट ऑफ वाटर 12.6 है। तो बेसिकली इसमें दो कंपाउंड है, एक Na2SO4 है और एक वाटर है। तो अगर हम वाटर का वेट माइनस कर दें तो क्या बेटा, वेट ऑफ Na2SO4 जो होगा वो आ जाएगा 26.8 माइनस 12.6, ये आ जाएगा 14.2 ग्राम। ये देखो, क्लियर? अब एक बात समझो, अगर अपन इसको देखना बेटा, Na2SO4.H2O, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? चेक कर लो, कोई परेशानी नहीं है। क्या ये एक प्रकार से AXBY टाइप कंपाउंड हो गया? चेक करो, AXBY। जब भी कभी AXBY टाइप कंपाउंड हो तो X/Y जो होगा ये होगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ B। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से बिना कैलकुलेशन के आंसर आता है इस मेथड से। तो यहां से अगर हम ये देखें कि अगर बात जरा यहां से बात की जाए तो यहां क्या लिख सकते हैं, 1/n इक्वल टू लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर। तो 1/n इक्वल टू, देखो इसका वेट है 14.2, इसका मोलिकुलर वेट होता है 142, यहां 12.6, मोलिकुलर वेट 18। चेक करो, ओके। तो 1/n का वैल्यू ऊपर से देखो 0.1 आया,
नीचे से 0.7 आया, तो क्या 1/n का वैल्यू 1/7, तो यहां से n का वैल्यू 7 आ गया। ये देखो, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब इस तरह का ax भी y वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है, नोट करिए। बेटा मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है NX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शंस, m plus x2 gives mx2। ये तीन रिएक्शन आपको दी है, NX का वेट दिया, पढ़ लीजिए आप अच्छे से। कह रहा है हाउ मच m इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX, यानी NX का वेट दिया है 206 ग्राम। देखिए तो वेट ऑफ NX ये आपको दिया है 206 ग्राम, तो यहां से आप मोल्स ऑफ NX लिख सकते हो 206 डिवाइडेड बाय NX का मोलिकुलर वेट, n का 23, x का 80, तो ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा। तो यहां से आपके 2 मोल्स आ गए, NX के कितने आ गए 2 मोल्स। आपको निकालना है m का मोल ना, m का वेट। तो देखिए एक बात समझिए, अगर हम लास्ट रिएक्शन को कंसीडर करें, लास्ट वाली रिएक्शन, NX का वेट दिया है, अगर हम ये रिएक्शन यहां लिख देते हैं, देखिएगा M3X8 प्लस N2CO3 gives NX प्लस CO2 प्लस M3O4, इसका मोल आया 2 मोल। ध्यान सुनिएगा, एक टर्म होता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन नाम का होता है, मोल कंजर्व कराते हैं, जितना मोल रिएक्टेंट में होता है उतना ही मोल प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर इसको हम मान लें कि इसका n मोल्स है, POAC अगर लगा दें, POAC ऑन x, POAC ऑन x पे POAC लगाइए, तो देखिए अगर इसका n मोल है तो x का मोल कितना होगा 8n। मेरे बच्चों x का मोल कितना होगा 8n। तो अगर x का मोल 8n यहां है और यहां पे अगर NX का 2 मोल है, NX का कितना मोल है 2, तो x का मोल कितना होगा 2, तो क्या 8n का वैल्यू 2 आएगा, इसका मतलब n का वैल्यू क्या 1/4 आएगा। बिल्कुल क्लियर करो, यानी M3X8 का मोल आया 1/4। अच्छा अगर M3X का मोल 1/4 आया तो यहां मेटल M का मोल कितना होगा 3n, चेक करो 3 से मल्टीप्लाई, तो मोल्स ऑफ M हो जाएगा 3n, तो वेट ऑफ M हो जाएगा 3, n की जगह रखना 1/4 इंटू M का एटॉमिक वेट। तो M का एटॉमिक वेट चेक कर लो बेटा 56 दिया है, चेक करो, तो ये आ गया 42 ग्राम। क्या समझ में आया, 42 ग्राम। POAC बहुत अच्छी चीज है। POAC में क्या होता है कि आप सीधे कंजर्व कराओ, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आता है। तो देखिए 42 ग्राम, अभी एक क्वेश्चन और करा देंगे। क्लियर है, यहां से बात क्लियर। देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज POAC के एप्लीकेशन देख लीजिए, सपोज आपके पास P4 है, क्या है आपके पास P4, और उसको हमने O2 के साथ रिएक्ट कराया। जब आपने इसका रिएक्शन O2 के साथ कराया, बात जरा समझिएगा, तो आपको मिला P4O10। क्या मिला P4O10, और ये मान लीजिए एक्सेस में है। क्लियर है बेटा। और इसका जो है
31 ग्राम है। देखो, अच्छा इसका रिएक्शन हमने BaCl2 वो भी एक्सेस से कराया, जिससे आपको प्रोडक्ट मिला Ba3PO4 होल ट्वाइस, और इसका N मोल मिला सपोज, ठीक है, और कहता है फाइंड N। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्लियर। तो सिंपल, यहां से 31 ग्राम फास्फोरस है। देखो, जब फास्फोरस इस एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्शन किया तो बेटा ये एक्सेस में यानी फास्फोरस लिमिटिंग हो गया। तो जब फास्फोरस लिमिटिंग हो गया तो जितना भी फास्फोरस यहां था, क्या इस पूरा फास्फोरस P4O10 में आ गया। जब इसका रिएक्शन हमने BaCl2 एक्सेस से कराया तो यहां P4O10 लिमिटिंग हो गया। इसका मतलब सारा का सारा फास्फोरस यहां आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फास्फोरस यहां था उतना ही फास्फोरस यहां है। तो क्या डायरेक्ट POAC लगा दीजिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यानी POAC ऑन P। ये देखिए, तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ P इन P4 इक्वल टू मोल्स ऑफ P इन Ba3PO4 होल ट्वाइस। ये देखिए, तो यहां पे आप देखिएगा 31 ग्राम है, दिस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट P4, तो 31 इंटू 4, ये तो P4 का मोल आया, इंटू 4 किए तो P का मोल आया। P4 एक P4 में 4 P है। दिस इज इक्वल टू, देखिए इसका N मोल है। जब ये पूरे का N मोल है, लेकिन इसमें फास्फोरस तो देखो होल ट्वाइस है, तो 2 है, तो 2 करिए। तो यहां से आप देखिए कि N का वैल्यू 1/2 मोल, क्लियर। तो यहां से आपने देखा कि जो बेरियम फॉस्फेट का मोल है वो हाफ आया। इसमें कहीं भी कोई रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यही है POAC। क्या बेटा POAC का आइडिया लग गया, देख लीजिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है a nug of gold and quartz was found to contain x ग्राम ऑफ गोल्ड एंड y ग्राम ऑफ क्वार्ट्ज। देखिए एक नग है जिसमें x ग्राम गोल्ड है, y ग्राम क्वार्ट्ज है। सॉलिड होता है नग, सबको पता है। तो अगर ये सॉलिड है ये ऐसे, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर सॉलिड का वॉल्यूम अगर इतना गोल्ड है इतना क्वार्ट्ज है, तो क्या गोल्ड का वॉल्यूम प्लस क्वार्ट्ज का वॉल्यूम इक्वल टू नग का वॉल्यूम। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा, अच्छा वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ नगेट इक्वल टू आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का वैल्यू मास बाय डेंसिटी। तो मास, अगर नग का वॉल्यूम मास देखोगे तो कितना है x प्लस वाई, और डेंसिटी है आपको d, तो x प्लस वाई बाई डी इक्वल टू गोल्ड का वेट कितना है देख लो, गोल्ड का वेट है x ग्राम, तो डेंसिटी है उसकी d1, तो x बाई d1 प्लस y बाई d2। चेक करो, सीधा वॉल्यूम क्या किया अपन, समझ में आ गया क्वेश्चन कि वॉल्यूम को सीधा ऐड कर दिए, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज, जिससे आंसर आप देखोगे तो ये आ गया आपका ए आंसर। चेक करो, क्लियर है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, करा इन अ टेक्सटाइल मिल, समझिए इन अ टेक्सटाइल मिल अ डबल इफेक्ट इवापोरेटर सिस्टम concentrate weak liquor containing 4% by weight caustic soda to produce a dye containing 25% solid। पहले मतलब समझो, एक प्रोसेस है टेक्सटाइल मिल में, एपरेटस है जो उसमें एक जो अपन फीड लेते हैं उसमें 4% कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH यानी वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो यानी कि बिगिनिंग में जो भी लिकर है उसमें जो है 4% सॉलिड है, उसको हमने क्या किया बेटा, इवापोरेट किया। इवापोरेट का मतलब होता है उससे क्या निकला, वाटर निकला। जब उससे वाटर निकला तो वाटर निकला तो ऑब्वियसली सॉलिड जितना था तो उतना ही रहेगा, सॉलिड थोड़ी ना चेंज होगा, वाटर इवापोरेट हुआ। अच्छा 100 kg अपने फीड लिया और उसमें आफ्टर इवापोरेशन ऑफ वाटर ये
पाया गया कि उसमें 25% सॉलिड है, ठीक है। तो कितना वाटर इवापोरेट हो गया, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि 100 केजी फील्ड में W केजी वाटर इवापोरेट हो गया। चेक करो। तो आफ्टर, अच्छा सोचो 100 केजी फील्ड था बेटा, तो 100 केजी फील्ड में क्या 4% ही तो सॉलिड था, यानी 100 केजी फील्ड में जो NaOH है वो कितना है आपका 4 केजी। जब 100 केजी में ये समझ में आ गया कि भाई अपन ये देखें कि 100 केजी फील्ड में 4 केजी कास्टिक सोडा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या करना है आपको समझिए, अब उसमें क्या करना है, मान लीजिए W केजी वाटर इवापोरेट हो गया। अगर W केजी वाटर इवापोरेट हो गया तो आफ्टर इवापोरेशन कितना बचा आपके पास, 100 माइनस W केजी। चेक करना बेटा। अच्छा इसका 25% कह रहा सॉलिड है, तो क्या एक लाइन में समझना, क्या इसका हम 25% निकालेंगे तो क्या वो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होना चाहिए। अच्छा वेट ऑफ सॉलिड कितना, जितना बिगिनिंग में था वेट ऑफ सॉलिड उतना ही रहेगा। अच्छा बिगिनिंग में कितना था 4% का मतलब 4। चेक करो, तो यहां से 100 माइनस W का वैल्यू 16, तो W का वैल्यू 84 केजी, यानी 84 केजी वाटर इवापोरेट हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, सी। क्या भाई बात समझ आई कि नहीं आई? देख लो बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मतलब इस तरह क्वेश्चन अपन ने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की। हो सकता है ऐसा ही बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जेई मेंस में ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ इज 6:1। मास परसेंट 6:1, क्लियर। आपको मैं बता दूं, देखिए जो ये CXHYOZ कंपाउंड होता है, इसमें बेटा जो XYZ होता है, XYZ वो मोल होता है। XYZ क्या होता है, मोल। कह रहा है मास, द रेशियो ऑफ मास परसेंट। सो अगर ये देखा जाए कि रेशियो ऑफ मास परसेंट आपको दिया है 6:1, तो देखो अगर ये x मोल कार्बन है, समझिएगा ध्यान से, x मोल कार्बन है तो वेट ऑफ कार्बन लिख सकते हो, और आप जो है वेट ऑफ कार्बन लिख सकते हो x इंटू 12। चेक करो, x इंटू 12, क्लियर। यहां से आप ये कर सकते हो, तो x इंटू 12 वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा y इंटू 1। कोई डाउट, क्लियर। अब ये कह रहा है जो दिया है क्वेश्चन में कि कार्बन हाइड्रोजन का वेट परसेंट, तो वेट रेशियो हो गया एक प्रकार से, यानी 12x/y का वैल्यू आपको दिया है बेटा 6/1। चेक करो, तो यहां से 2x का वैल्यू y आ जाएगा। चेक कर लो, 2x का वैल्यू क्या आ गया, y। ये पहला रिलेशन आ गया, क्लियर। अब ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा अगला पार्ट क्या है, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXHY। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना CXHY को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसका आधा अपने कंपाउंड में है। तो भाई अगर CXHY लिया जाए, CXHY, तो इसको बंद करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। चेक करो, ये देखो, तो अगर इसका एक मोल लेंगे तो इसका मोल कितना लगता है x प्लस वाई बाई 4। तो अगर इसका एक लिए तो x प्लस वाई बाई 4, तो O2 हुआ। चेक करो, और O का मोल कितना हो गया 2 टाइम्स, यानी 2x प्लस वाई बाई 2, 2 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4। अच्छा उसका आधा, तो यानी क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z का वैल्यू x प्लस वाई बाई 4 इंटू 2/2 है। चेक करो भाई, O यहां से होगा, मल्टीप्लाई करो तो O आएगा, उसका आधा बाई 2 कर दिए,
तो 2/2 समझ आ गया। अच्छा तो यानी ये x प्लस वाई बाई 4 आ गया। ध्यान समझिएगा बेटा। अब देखो यहां से अपन y का वैल्यू 2x लिख चुके हैं, तो z का वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई की जगह 2x लिखेंगे, तो क्या यहाँ 3/2x हो गया z। चेक करो, चेक करो। तो फॉर्मूला देखो cx hy oz, तो cx h, y की जगह क्या लिखिएगा 2x, z की जगह क्या लिखिएगा 3/2x। बोलो 2 से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो क्या C2H4O3, क्या C2H4O3 आया। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आ रही है। तो C2H4O3, क्या भाई आंसर ये समझ में आया। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। क्लियर, क्लियर है बेटा। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। देखिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है अ बॉटल लेबल्ड विद 12 वॉल्यूम H2O2। समझिएगा, थोड़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे आ गए, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन है, जैसे इसमें 3 चीजें पूछा होगा ना, व्हाट इज द ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई एक पूछेगा तो ठीक है ना, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन तीनों निकालना सीखेंगे और जो एग्जाम में आएगा उसको टिक करेंगे। तो देखो कह रहा बॉटल लेबल्ड विद 12 वॉल्यूम H2O2 कंटेन 700 ml सोल्यूशन। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कि भाई H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है कि भाई 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा होता है, देखे होगे आप लोग ना। तो 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि जो H2O2 होता है जब ये डिकम्पोज करता है तो H2O प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज करता है। क्लियर। तो जो 20 वॉल्यूम H2O2 है इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 will give 20 वॉल्यूम O2 एट STP। ये देखो ये है इसका मतलब कि एक वॉल्यूम H2O2 20 वॉल्यूम O2 STP पे देगा। अच्छा वॉल्यूम का क्या मतलब है, यूनिट है, यूनिट कुछ भी ले लो। 1 ml H2O2 से 20 ml O2 मिलेगा, 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर H2O2 मिलेगा। आप यूनिट कुछ भी सेट कर सकते हो। तो देखो अगर हम लीटर सेट कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 लीटर H2O2 विल गिव 20 लीटर O2 एट STP। ये देखो अगर ये देखो कि अगर 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर O2 मिलता है STP पे, तो मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, देखना बेटा। मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 22.4। ये तो पता होगा ना, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाई 22.4 STP पे मोल आ जाते हैं। अब देखो यहां से देखो कि 1 मोल से हाफ मोल मिलता है, या उल्टा सोचो हाफ से डबल मिलता है, हाफ का डबल 1 होता है ना, तो H2O2 यानी जितना मोल्स O2 का आएगा उसका डबल H2O2 डिकम्पोज होगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ H2O2 जो आएगा वो 20 बाई 22.4 इंटू 2 यानी कि 20 बाई 11.2। चेक करो।
अब सोचो 20/11.2 मोल्स आ गया H2O2 का कितने लीटर में? 1 लीटर में। तो क्या यही मोलारिटी है? यानी मोलारिटी आपको अगर H2O2 की लिखनी है तो ये होता है, देखना आइए इसको फॉर्मूले की तरह रट लीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। ये देखो क्लियर। कभी भी आपको अगर H2O2 की मोलारिटी निकालना है तो जो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है उसको 11.2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट मोलारिटी आ जाएगी। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? तो ये हो गया H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ की थ्योरी कि भाई ये कैसे कैसे निकालते हैं। अब आगे मोलारिटी का मतलब मोल्स पर लीटर। अब देखिए करा बॉटल लेबल्ड विद 12 वॉल्यूम H2O2, 12 वॉल्यूम H2O2, तो H2O2 की मोलारिटी क्या लिख दोगे? 12/11.2। 700 ml लिया, उसमें 300 ml वाटर मिला दिया, यही तो क्वेश्चन है। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए आपने क्या किया कि 700 ml H2O2 लिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 12 थी, तो यानी क्या मोलारिटी ऑफ H2O2 जो लिखोगे, मोलारिटी ऑफ H2O2 12 वॉल्यूम की, ये क्या लिखिएगा? 12 डिवाइड बाई 11.2। बोलो कोई डाउट? देख लीजिए तो 12/11.2 यहां से मोलारिटी आ गई। अब देखो क्या होता है कि जब आप वाटर मिला रहे हो तो मिली मोल्स ऑफ H2O2 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ H2O2 आफ्टर डाइल्यूशन। क्यों? अरे भाई वाटर के मिलाने से मिलीमोल्स H2O2 के थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो देखिए वॉल्यूम मोलारिटी कितनी थी इसकी? 12/11.2। वॉल्यूम कितना था? 700, ये मिलीमोल्स हो गए। फाइनल 300 ml वाटर मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम 1000 हो गया, चेक कर लो। 1000 इंटू मोलारिटी मान लो m है, तो m का वैल्यू आ गया 12 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 11.2। चेक कर लो, क्या सॉल्व कर लेंगे? मोलारिटी आ गई। अब आपको पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर, तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू, सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपने मोलारिटी निकाला है, ये मोलारिटी का यूनिट था मोल्स पर लीटर, उसको हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर। चेक करो बेटा, भाई मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व, मोलारिटी ऊपर दी है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा फिर आपसे पूछा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ये होता है आपका मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और H2O2 का एन फैक्टर बेटा क्या होता है? 2। ठीक है, तो यहां से जो भी मोलारिटी आई है इंटू 2 कर देंगे, नॉर्मेलिटी आ गई। अच्छा फिर पूछा है फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, तो मोलारिटी आपके पास पता है, देखो तो मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2 होता है। तो यहां से जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी वो आ जाएगी बेटा, जो आपने मोलारिटी निकाला है ना उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलारिटी सामने लिखा है, 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लो, तो 8.4 आ जाएगी, चेक कर लो, तो ये 8.4 V आ जाएगी। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलारिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए देखिए ये क्वेश्चन है, करा पॉलीस्टाइरीन हैविंग फॉर्मूला Vr3, ये फॉर्मूला दिया, फाउंड टू कंटेन 10.46% ब्रोमीन बाय वेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कोई भी कंपाउंड हो इस तरह का कि इसमें इतना दिया है, इतना परसेंट ये है, तो कैसे आप इसका जो है वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जो आपको दिया है, ये दिया है आपको Br3 C6H3 C3H8N, ये कंपाउंड दिया है।
इसमें करा है, इसमें 10.46% ब्रोमीन है। तो अगर हम इसका मान लें लेट कि इसका 100 ग्राम है, अगर इसका 100 ग्राम होगा तो वेट ऑफ Br जो होगा बेटा वो 10.46 होगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं भाई? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में इतना ग्राम। सो अगर हम इसका मोल्स निकालें कि इसका मोल्स क्या होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई m। बोलो m क्या है? मोलर मास, पूरे कंपाउंड का मोलर मास। ये आ गया, मोल्स आ गया। मोल्स ऑफ Br क्या होगा चेक करो। मोल्स ऑफ Br जो होगा वो आएगा 100 बाई m इंटू 3। चेक करना बेटा, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ Br क्या होगा? ये होगा 100 बाई m इंटू 3 इंटू 80, दिस इज इक्वल टू 10.46। ये देखो, क्या यहां से m निकल आएगा? देख लीजिए, तो यहां से जो m का वैल्यू आया वो आ गया आपका 100 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 10.46। क्या भाई बात क्लियर? m आ गया। अच्छा, अब m लिख कैसे सकते हैं? इसका m लिख सकते हैं आप 80 इंटू 3 240 प्लस ये देखिए ये हो गया आपका 12 6 72 3 75, यहां से हो गया 36 और 44n 44n इक्वल टू m। ये देखो m का वैल्यू सॉल्व कर चुके हो, रख दोगे तो यहाँ n का वैल्यू 45 आ जाएगा। चेक करो, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर समझ में आ गया? देख लो, क्लियर? एक तो इस तरह क्वेश्चन आता है भाई, ऐसे आता है। अब देखो इस तरह से, ऐसे और कैसे हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन आया, देखो देखना ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे आता है कि झिंगा लाला झिंगा लाला क्या है? कोई नहीं, ऐसे ही अपन बना देते। झिंगा लाला इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। झिंगा लाला इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग 12 कार्बन एटम पर मोलिक्यूल। कंटेनिंग 12 कार्बन एटम पर मोलिक्यूल, ठीक है। एक झिंगा लाला के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम बेटा? 12 कार्बन एटम पर मोल। अच्छा, झिंगा लाला के बारे में और बाकी क्या है हमारे पास? कोई आइडिया नहीं है, हमारे पास केवल कार्बन का आइडिया है। तो झिंगा लाला इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 12 कार्बन एटम पर मोलिक्यूल। इफ द वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन झिंगा लाला इज 4। समझ आ रहा है? क्लियर? झिंगा लाला देखो, झिंगा लाला is an organic compound, ठीक है। झिंगा लाला इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि झिंगा लाला क्या है, ठीक है। कह रहा झिंगा लाला इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 12 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब इस तरह का होगा, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम दिखेंगे? 12। देखो समझ में आया? अब दिमाग, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, अब अपन दिमाग लगाने बैठ गए, यार झिंगा लाला क्या है? अबे तुम्हें क्या लेना देना भाई, ठीक है। अपने को जो इंफॉर्मेशन दी है ना उससे अपन काम करेंगे, ठीक है। कह रहा है वेट परसेंट ऑफ कार्बन, सपोज क्या लिखा है? वेट परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, ठीक है। वेट परसेंट ऑफ कार्बन कितना दिया है? 4। और कह रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ झिंगा लाला। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ झिंगा लाला। तो देखो सपोज लेट इसका वेट 100 ग्राम है, तो अगर वेट परसेंट कार्बन का 4 दिया है, इसका मतलब इस 100 ग्राम झिंगा लाला में कार्बन कितना है? 4 ग्राम, ठीक। यानी क्या मोल्स ऑफ झिंगा लाला क्या जाएगा? 100 डिवाइड बाई m। m इज द मोलर मास ऑफ झिंगा लाला, ओके। सो यहां से आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 100 बाई m तो था ही टोटल इंटू 12। ये देखो, क्योंकि अगर एक झिंगा लाला है तो उसमें कार्बन कितने हैं? 12। तो यहां से वेट ऑफ कार्बन 100 बाई m इंटू 12 इंटू 12, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई की वेट आ गया और इसकी वैल्यू 4 के बराबर कर दिए।
क्या भाई? तो यहां से आप देखिएगा कि m का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 12 बाई 4। क्या कहानी क्लियर हो रही है? क्या यहां से m आ गया? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड का नाम लिखा है, कि कंपाउंड का नाम लिखा है तो आप उसमें सोच में पड़ जाओ कि यार ये कंपाउंड क्या है, कैसा होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बोले झिंगा लाला, अब झिंगा लाला क्या है? तुम्हें क्या लेना देना यार झिंगा लाला क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अपन केवल उससे बात करेंगे, उसे कंपाउंड में क्या, जैसे उसके पहले अपन ने क्वेश्चन किया था इंसुलिन। अब बोले इंसुलिन क्या है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन सल्फर की दी है, अपने को सल्फर से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास ग्रेटर देन 100, ध्यान रखिएगा मोलिकुलर वेट 100 से ज्यादा होना चाहिए, कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो क्या इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? फिर मैं आपको याद दिला दूं, यहां जो एक्स वाई जेड होते हैं वो वेट नहीं होते, यहां एक्स वाई जेड मोल्स होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, अपन भावनाओं में बह के इसको वेट मान लेते हैं, और फिर तो भावनाओं में बहने से -1 मिलना लाजमी है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई, कह रहा है देखिए, कंटेनिंग ओनली दिस, द परसेंटेज ऑफ कार्बन is 6 times the percentage of hydrogen. Percentage of carbon is 6 times the percentage of hydrogen. तो percentage of carbon का मतलब हमेशा, ये percentage of carbon का मतलब वेट के टर्म में बात होती है बेटा। तो यहां x मोल है, कार्बन का मोल कितना है? x। अगर कार्बन का मोल x है तो कार्बन का वेट कितना हो जाएगा? 12x। कार्बन का वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या 12x कार्बन का वेट आ गया। अच्छा, वेट ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स द वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल है y, एटॉमिक वेट कितना है? 1। तो क्या हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? y। तो क्या 6 टाइम्स y, बोलो, यानी क्या 2x का वैल्यू y के बराबर है? क्लियर करो, नहीं समझ में आए तो क्या करोगे? अब यार पूछने का तो ऑफलाइन में ही होता है, देखो यार ऑनलाइन में तो ऐसे डायरेक्ट तो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना नंबर दूंगा, कभी कोई डाउट हो तो मेरे को शाम को 6:30, 6:30 से 8 के बीच में आप कॉल कर सकते हो। 6:30 से 8 के बीच में मैं सभी बच्चों का कॉल पिक करता हूं, ठीक है। तो आप फोन कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हो ना, तो आप देख लेना, राम रतन द्विवेदी सर्च करोगे, क्योंकि मैंने एक फेसबुक में नया आईडी बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले वाली 2 आईडी कंप्लीट हो चुकी है, तो नया आईडी है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। ओके, तो 2x का वैल्यू y के बराबर आया। फिर अगला क्या दिया है, कह रहा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया, व्हाइल द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, sum of percentage of carbon hydrogen is 1.5 times the percentage of nitrogen। इसका मतलब बात जरा समझिएगा, क्या है कि कार्बन का परसेंटेज कितना था बेटा? 12x। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था? y। इट इज इक्वल टू 1.5 का मतलब 3/2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखोगे? z। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखोगे? z। जैसे z लिखे -1, ये कैसे? वे z मोल है, अभी बताए थे z क्या है? मोल। और वेट के टर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा z इंटू 14। चेक करो, तो यहां से y की जगह 2x रख दीजिए, तो यहां 14x हो जाएगा, y की जगह 2x रख दीजिए, यहां से 3/2 z इंटू 14, 14 कैंसिल, तो 2x/3 का वैल्यू z आ गया। ओके, तो फॉर्मूला हो गया CxH, y की जगह 2x, n, z की जगह आप लिखेंगे 2x/3, तो यहां से आ गया C3H6N2। चेक करो, ये इंपिरिकल फॉर्मूला आया C3H6N2, C3H6N2। इसका आप अगर इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये आएगा 70। क्या आएगा मोलिकुलर वेट? 70। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था? मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो 70, जैसे होल ट्वाइस कर दोगे तो 140 हो जाएगा, होल थ्राइस कर दोगे तो 210 हो जाएगा, मोलिकुलर वेट बढ़ता चला जाएगा। मोलिकुलर वेट अगर पूछा जाए मैक्सिमम मोलिकुलर वेट बताओ, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि नंबर तो यार कुछ भी लिख सकते हो बढ़ा के, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है
लीस्ट मोलिकुलर वेट। अगर क्वेश्चन में लीस्ट मोलिकुलर वेट पूछा है और 100 से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या जो कंपाउंड होगा C3H6N2 का होल ट्वाइस ही हो सकता है, क्योंकि यही 100 से ज्यादा होगा और लीस्ट होगा। तो इसका जो मोलिकुलर वेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 17 × 2 140। तो आंसर विल बी 140। क्या भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। करा P4S3 plus 8O2 P4O10 3SO2, calculate the minimum mass of P4S3 is required to produce at least 1 gram of each product. 1 gram of each product. क्लियर? अगर 1 ग्राम ऑफ ईच प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो देखो बात समझो, कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें क्वेश्चन और भी अच्छा हो सकता है इससे बना के, बट कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो हो जाएगा वो भी। P4O10 plus 3SO2 ये रिएक्शन। अब एक बात समझिए, कह रहा है कि मिनिमम मास इसका कितना लेना चाहिए जिससे प्रोडक्ट में कम से कम 1 ग्राम तो बने। अच्छा सोचो, अगर 1 ग्राम, कम से कम 1 ग्राम बनना है, तो क्या कम से कम 1 ग्राम बनने के लिए एक कम से कम तो 1 ग्राम बने और उससे एक ज्यादा बना दो, क्योंकि मिनिमम लेना है ना बेटा। अगर ये मैक्सिमम होता तो कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी बना दो। लेकिन अगर ये मिनिमम लेना है तो एक को तो मिनिमम बनाना ही पड़ेगा। तो एक को मिनिमम का मतलब 1 ग्राम बना लो और दूसरा को 1 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1 ग्राम से कम कोई नहीं बनना चाहिए। 1 ग्राम, क्योंकि कंडीशन ही है कि एटलीस्ट 1 ग्राम बने। ओके, तो आप समझिए अब इसमें कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो ये तो समझ में आ रहा है, 1 मोल इसका बनेगा तो 3 मोल इसका बनेगा। तो यहां अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखें और इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखें, चेक करो। तो P4O10, P4 का कितना होता है 31 × 4 प्लस 16 160। चेक करो बेटा, क्लियर? तो यहां से 160, क्लियर? तो ये कितना हो गया 284 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, SO2 का तो आपको पता ही है 64, और 3 से भी मल्टीप्लाई करो तो 6 ओवरऑल देखना है। तो 64 × 3 192। ये देखो, यानी सोचो कि अगर सिंपल रिएक्शन हुई, 1 मोल इसका 3 मोल इसका, तो वेट कितना मिलेगा? एक को मिलेगा 284, एक का मिलेगा 192। यानी आप देखोगे कि P4O10 का वेट हमेशा SO2 से ज्यादा होगा, कुछ भी हो जाए। तो सोचो कि जिसका वेट कम आ रहा है, आपको क्या करना है समझ में आ गया? इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी कोफिशिएंट है मिला के इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। आपको क्या करना है कि जिसका वेट कम आ रहा है, जिसका वेट कम आ रहा है उसको 1 ग्राम बना लो। सोचो, क्योंकि अगर कम वाले को हम कहेंगे 1 ग्राम बनेगा, अरे भाई तो बगल वाला तो अपने आप 1 से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको 1 ग्राम बना लेते कि 1 ग्राम ये बनेगा, तो क्या 1 ग्राम से कम SO2 बनता और अपना कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। यानी हम ये कहेंगे कि भैया जो कम आ रहा है उसको आप 1 ग्राम कंसीडर कर लो और दूसरे को अपने आप 1 ग्राम से कम हो जाना है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम ये कहें कि रिएक्शन जो है P4S3 8O2 P4O10 प्लस 3SO2, अगर इसका 1 ग्राम कंसीडर कर लें तो 1 ग्राम कंसीडर करने से चेक करो क्या 1/64 मोल्स आएंगे। SO2 की बात कर रहे हैं बेटा, 1/64 मोल्स आएंगे। अच्छा सोचो, 1 मोल से 3 मोल मिलता है, या उल्टा सोचो 3 से 1, तो 1/64 अगर मोल मिल रहा है SO2, तो P4S3 का मोल कितना यूज हुआ होगा? मोल्स 1/64 डिवाइड बाई 1/3, तो यानी 1/192। चेक करो, क्लियर? अब क्या करो, वेट ऑफ आपको निकालना है ना,
weight of P4S3 इक्वल टू 1 by this इंटू इसका मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट चेक करो, P4S3 का मोलिकुलर वेट निकाल लोगे कैसे? 31 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 3, ये देखो, तो ये आ गया आपका 124 और ये आ गया, ये देखो, क्लियर? $220, क्लियर? तो वे यहां से देखो वेट आ जाएगा 220 बाई 192, तो लगभग 1.4 के आसपास आएगा, 1.45 के आसपास। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? आंसर तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अगर इस तरह की लैंग्वेज आए कि एटलीस्ट 1 ग्राम बनेगा तो कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, क्लियर हो गई। फिर समझो, जो मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट, कंबाइंड मोलिकुलर वेट निकाल लो, जिसका इफेक्टिव वेट कम आ रहा है उसका 1 ग्राम मान लो, 1 ग्राम के हिसाब से ये अपने आप आ जाएगा, फिर ये निकाल लो। क्या भाई समझ में आया? आराम से देख लेना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है अ सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 इज 67% बाय वेट। ओके, देखो एक सोल्यूशन है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, वो 67% बाय वेट मतलब सल्यूट के टर्म में। व्हाट विल बी द परसेंटेज वेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सेम एसिड if it is diluted to specific gravity 1.2। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसमें करना क्या है, पहले करने से, क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अपने को पता ही नहीं चलता। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, पहली बात तो बताऊं आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो टर्म है वो जनरली लिक्विड के टर्म में यूज किया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है? 1, सबको पता है। यानी अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड x ग्राम पर ml मान लें, इसका भी यूनिट 1 ग्राम पर ml ही होता है, तो दिस डिवाइड बाय 1 ग्राम पर ml, क्या x आ जाएगा? चेक करो, यानी कभी भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो उसमें ग्राम पर ml लगा दो तो सोल्यूशन की डेंसिटी बन जाएगी। चेक करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ही होती है, खास बात उसका यूनिट नहीं होता, बस। ठीक, तो अब ये कह रहा है सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 इज 67% बाय वेट। वैसे इसमें और मेंशन करना चाहिए थोड़ा सा कि सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है, नहीं तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, 67% बाय वेट सोल्यूट है। ओके, तो देखो आपको पता है कि भैया डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम, सबको पता है। सो अगर डेंसिटी 1.6 है और मास मान लीजिए सोल्यूशन का 100 ग्राम है, वॉल्यूम पता नहीं है, तो वॉल्यूम का वैल्यू 100 बाई 1.6 आ जाएगा। ये देखो, क्लियर? ये आ गया। अब ये कह रहा है कि सोल्यूशन को डाइल्यूट किए, सोल्यूशन को क्या किए बेटा? डाइल्यूट। सोल्यूशन को डाइल्यूट किए, अच्छा डाइल्यूट करने से क्या होगा? मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा भाई, ऑब्वियसली। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का डेंसिटी तो 1 है, तो यानी 1 का मतलब क्या हुआ कि जितना मास है उतना वॉल्यूम है, यानी जितना मास बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। और कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो गई? 1.2। तो यहां से अगर हम कहें कि आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कितनी हो गई बेटा? 1.2। तो 1.2 का वैल्यू मास बाई वॉल्यूम ही तो करना है। मास पहले था 100, मान लीजिए उसमें x ग्राम वाटर मिला दिया गया, तो 100 प्लस x,
एंड दिस डिवाइडेड बाई v प्लस एक्स। चेक करो, पहले वॉल्यूम कितना था v, अब मिला दिए x, देखो तो v प्लस एक्स हो गया। क्या भाई इतनी कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं, पहले देख लो। ठीक है, अब यहां से अगर हम कहेंगे कि 1.2 का वैल्यू जो आया वो आ गया 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई v की वैल्यू कितने निकाले थे बेटा, v की वैल्यू 100 बाई 1.6 प्लस एक्स। तो यहां से आप देखोगे कि क्या आएगा, 1.2 इंटू 100 बाई 1.6 प्लस 1.2 एक्स इक्वल टू 100 प्लस एक्स। ये देखो, चेक कर लो, क्लियर। तो 1.2 एक्स यहां से सॉल्व करिएगा 75 आएगा इक्वल टू 100 प्लस एक्स, यानी 0.2 एक्स का वैल्यू आ गया 25। चेक करो, चेक कर लो। तो यानी एक्स का वैल्यू आ गया 25 डिवाइडेड बाई 0.2, 125 ग्राम। ये देखो, यानी हमने 125 ग्राम वाटर मिलाया है। क्लियर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 तो बेटा पहले से था, 125 ये हो गया आपका 225 ग्राम। अच्छा, वेट ऑफ सल्यूट कितना है, वो तो बेटा 67 ग्राम ही रहेगा। चेक करो, क्यों, क्योंकि जो सल्यूट है वो तो उतना ही रहेगा ना, सल्यूट थोड़ी ना चेंज होता है। यानी वेट ऑफ सल्यूट हो गया, तो यानी हम कहेंगे कि 225 ग्राम सल्यूशन में वेट ऑफ सल्यूट है 67 ग्राम। तो 100 में कितना होगा, तो 67 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100, तो ये लगभग 29.77 करके आएगा। ये आंसर आएगा। चेक करो, सॉल्व कर सकते हैं जो भी है। क्या पूरी कहानी क्लियर हुई? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है समझ में आ गया? क्लियर। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है, पहली बात सुनो, वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझो। वेपर डेंसिटी टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस, लिक्विड सॉलिड का कोई वेपर डेंसिटी नहीं होता। एंड वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्लियर, इसीलिए उसको m/2 लिखते हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 टर्म जो है वो केवल गैस के लिए डिफाइंड होता है, वो भी आइडियल गैस के लिए डिफाइंड होता है, रियल गैस के लिए भी नहीं लगा सकते, लिक्विड के लिए तो लगा ही नहीं सकते, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए कहीं नहीं लगाते, केवल कहां लगाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में रिपीट कर सकता है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। करा कंपाउंड H2X विद मोलर वेट 80, मॉलिक्यूलर वेट 80 दिया, इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी क्या दी है भाई सॉल्वेंट की, 0.4 ग्राम पर ml। एज ये लास्ट, ये जो लाइन है सेकंड ईयर, ये ध्यान सुनिएगा, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, मतलब कि जब हम सल्यूट मिला रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब ध्यान से, तो कह रहा मोलालिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज, देखो 3.2 मोलर सॉल्यूशन, अगर 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया है, मोलर का मतलब होता है मोलारिटी, यानी कि मोल्स पर लीटर, यानी 1000 ml में इतने मोल्स। चेक करो, तो अगर हम ये कहें कि 1000 ml सॉल्यूशन में 3.2 मोल्स सल्यूट, क्या सही है देख लीजिए, मोलारिटी का मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात और सुनो, अगर आपको बिगिनिंग बताया नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम सॉल्वेंट का है, यानी क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1000 ml सॉल्वेंट, चेक करो, में 3.2 मोल्स सल्यूट। क्लियर। अच्छा, डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास का वैल्यू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
मास का वैल्यू क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 100 इंटू 0.4 ग्राम सॉल्वेंट में 3.2 मोल्स सल्यूट, 3.2 मोल सल्यूट। तो भैया मोलालिटी क्या होती है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स, यही है ना मोलालिटी। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स आएंगे, 3.2 डिवाइड बाई 0.4, चेक करो, बोलो क्लियर। तो कितना हो गया 8, तो 8 मोलल, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी 8। ये समझ में आता है ना, देश तो 1000 में कितना 0.4 से डिवाइड कर दो, क्लियर, आसान है। एडवांस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, एडवांस का, और मेंस में आ सकता है। मेंस वाले क्या करते हैं, डिक्टो कॉपी करते हैं, इसलिए आसान है, इसलिए अपन ने पिक किया। ध्यान समझ लीजिएगा। अच्छा, यहां अगर वॉल्यूम चेंज हो जाता तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता, क्योंकि हम फिर 1000 ml सोल्यूशन को 1000 ml सॉल्वेंट नहीं लिख पाते, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। करम मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन इज 0.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी एक्स सल्यूट आपको दिया है 0.1, एक्स सल्यूट। तो एक्स सॉल्वेंट भी लिख लो भाई, एक्स सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9, चेक करो, एक्स सॉल्वेंट हो गया 0.9। करेक्ट डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 2, तो डेंसिटी आपको दी है 2 ग्राम पर सीएम क्यूब, का मतलब ml, ग्राम पर ml, ओके, सीएम क्यूब ml होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको निकालना है, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, फिर बता दूं ये भी एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। सो अब अगर अपन बात करें तो देखो आपको मोलालिटी होती है एक्स सल्यूट बाई एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई एम सॉल्वेंट, ये मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये मोलालिटी है, ठीक है। एक बात ये समझ में आई, तो यहां से आप जो है मोलालिटी एम, स्मॉल एम मोलालिटी होती है, स्मॉल एम को लिख सकते हैं, एक्स सल्यूट है आपका 0.1, 0.9 इंटू 1000 बाई एम सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि 1000 बाई 9 हो गया ना, 1000 बाई 9 एम सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। एक तो आया। अब मोलालिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है, नहीं पता तो मैं आपको डिराइव करना बता देता हूं, बहुत आसान है। देखो मोलालिटी देखो, अगर कैपिटल एम मोलारिटी हो तो मतलब होता है मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर में कैपिटल एम मोल्स हैं, और मोलालिटी होता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं। तो मोल्स तो कैपिटल एम मान लिए, 1000 ml था, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ग्राम पर ml में, तो ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूशन। अपने को क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन में से सल्यूट का एम मोल्स और एम सल्यूट, ये देखो मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये लो, तो ये हो गया। अच्छा, अब आपको दिया है मोलारिटी और मोलालिटी सेम है, तो ये खत्म, ये देखो ये खत्म, यानी और डेंसिटी 2 दी है, तो ये हो गया 2000 माइनस एम इंटू एम सल्यूट इक्वल टू 1000, चेक करो बेटा। तो यानी कि यहां से m इंटू एम सल्यूट का वैल्यू आ गया 1000, चेक करो, क्लियर। अच्छा, m और m बराबर हैं, तो कैपिटल M की जगह हम स्मॉल m लिख सकते हैं, और स्मॉल m का वैल्यू आपके सामने है, चेक करो। यानी कि यहां से देखना, स्मॉल कैपिटल M की जगह स्मॉल m का वैल्यू 1000 बाई 9 m सॉल्वेंट, तो 1000 बाई 9 m सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू m सल्यूट इक्वल टू 1000, इधर से इधर कैंसिल, चेक करो। तो m सल्यूट बाई m सॉल्वेंट, चेक करो कितना आया
एम सल्यूट भाई एम सॉल्वेंट कितना हो गया 9 हो गया ना, सीधे 9 उधर चला गया ना, तो यहां से एम चेक करो, एम सल्यूट, यह है एम सल्यूट बाई एम सॉल्वेंट, एम सल्यूट बाई एम सॉल्वेंट का वैल्यू 9 हो गया ना बेटा, देखो 9, ये 9 है ना, 9 इधर चला जाएगा, चेक करो, क्लियर। तो आंसर कितना हो गया 9। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मोलालिटी में रिलेशन कैसे होता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1120 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन होती है इसका मतलब क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, इट इज अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। कह रहा है 1120 ml है, वेट 1.76 ग्राम दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो देखो एक बात समझिए, आसान सा है, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। 1120 ml है, सपोज इसमें आप मान लीजिए इसमें VmlO2 है, तो 1120 माइनस VmlO3 हो जाएगा, बोलो। अच्छा आपको क्वेश्चन में दिया है वेट ऑफ मिक्सचर, क्या वेट ऑफ मिक्सचर को हम लिख सकते हैं कि भैया वेट ऑफ O2 प्लस वेट ऑफ O3 के बराबर होगा। देखो वेट ऑफ मिक्सचर आपको दिया बेटा 1.76, वेट ऑफ O2 कैसे लिखोगे, मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। अच्छा मोल्स कैसे निकालोगे, एसटीपी में वॉल्यूम VmL दिया है, तो V डिवाइड बाई 22,400 इंटू, ये मोल्स हो गया, इंटू मोलिकुलर वेट 32 प्लस 1120 माइनस VmL ओजोन है, दिस डिवाइड बाई 22,400 इंटू उसका मोलिकुलर वेट। चेक करो, केवल V ही तो अननोन है, चेक करो। अच्छा अगर केवल V अननोन है तो क्या हम इसको सॉल्व करके V निकाल सकते हैं, क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए, सॉल्व करेंगे V आ जाएगा आंसर, ठीक है। 846 के साथ आसपास आता है, कोई डाउट हो तो फोन करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी एब्जॉर्ब्स 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ CO2 पर आवर, क्लियर। एक घंटे में इतना मोल CO2 एब्जॉर्ब होता है बाय फोटोसिंथेसिस। इफ द फिक्स्ड कार्बन एटम्स वर ऑल स्टोर्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस एज स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में सारा कार्बन स्टोर हो रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर एल्गी टू डबल इट्स ओन वेट। तो पहले एल्गी का वेट कितना था 1 ग्राम, कह रहा कितने टाइम में वेट डबल हो जाएगा, इसका मतलब 2 ग्राम हो जाएगा। यानी क्या एल्गी में जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में, यानी स्टार्च का वेट 1 ग्राम होना चाहिए। सोच के देखो भाई, एल्गी 1 ग्राम था, स्टार्च आ गया 2 ग्राम हो गया, तो वेट ऑफ स्टार्च ही तो 1 ग्राम है। चेक करो बेटा, वेट ऑफ स्टार्च आपको दिया है 1 ग्राम, तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखो मोल्स ऑफ स्टार्च 1 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट, तो आप देखिएगा इसका मोलिकुलर वेट आएगा 162 N, क्लियर। तो यहां से मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएगा 162 N था, इनटू करना बेटा 6 N, ये देखो, तो यहां से 6 बाई 162 कार्बन का मोल आ गया। क्या जितना मोल कार्बन होगा उतना ही मोल्स ऑफ CO2 भी होगा, क्योंकि CO2 में कार्बन एक ही है तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया। अच्छा इतना मोल CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है, अच्छा 1 घंटे में इतना मोल एब्जॉर्ब होता है, तो मान लो T टाइम लगा, T आवर्स, तो क्या हम कहेंगे कि 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू T, 1 घंटे में इतना तो T घंटे में इतना, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 6 बाई 162, तो क्या T का वैल्यू 6 बाई 162 4.7 इंटू 1000, चेक करो, क्या सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा ये आंसर आ जाएगा, आसान है, चेक कर लो बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं
तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।